तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि आपके सामने आने वाला है, स्ट्रीम होने वाला है। यहाँ पर आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स आपको हम बताएंगे और यहाँ पर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यूट्यूब पर स्ट्रीम होने वाला है ये फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको 100 लेक्चर मिलेंगे बेटा। कितने? टोटल 100 लेक्चर मिलेंगे, जिसमें से आपको हर एक चैप्टर, क्योंकि आपके 10th क्लास में टोटल 15 चैप्टर्स हैं, तो हर एक चैप्टर्स का आपको यहाँ पर पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, चैप्टर में है क्या क्या उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्योंकि पता भी तो होना चाहिए पढ़ना क्या है ना। तो आपको वो चीजें पहले बताई जाएंगी और इसके बाद बताने के बाद हम आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके प्रश्नावली वाले क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद आप में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको बोलते हैं विविध प्रश्नावली के नाम से, हम यहाँ पर एक एक हर एक चैप्टर का एक एक वीडियो, किसी में ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे तो 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर हम लेकर के आने वाले हैं। और हम फिर से बता दे रहे हैं, ये यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपको अल्टरनेट क्लासेस में मिलेगा। अल्टरनेट का मतलब समझते हैं आप, एक दिन मिलेगा, फिर अगले दिन आपकी छुट्टी रहेगी, फिर अगले दिन मिलेगा, ऐसे करके अल्टरनेट क्लासेस मिलेगा। और यहाँ पर आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलते रहेंगे। तो देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, बहुत मजा आने वाला है। और आइए स्टार्ट करते हैं जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, उसका नाम है क्या? वास्तविक संख्याएं। तो हम वास्तविक संख्याएं से पहले ये तो समझ लें कि संख्या क्या होता है। ठीक है, संख्या क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आएंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो अगर हम बात करें संख्या के बारे में, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर जो 10th है वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन 9th क्लास, आपका पूरा का पूरा कक्षा 9 के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो उसके ऊपर आधारित है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा हमको कक्षा 9 वाला भी चीजें लेकर के पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि हमको यहाँ पर बेहतर समझ में आए। क्योंकि अगर 9th में आपने बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं किसी भी कारण से, चाहे वो कोविड हो या किसी अन्य कारणों की वजह से, तो यहां पर हम आपको करेंगे क्या, आपको 9th को लेकर के चलेंगे आगे। आपके 9th का भी क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर, क्वेश्चन का इन द सेंस कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर आपको बताएंगे, उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसका परिचय देंगे। 9th क्लास के बारे में भी जो चीजें यहाँ पर आएंगी तो उसको हम एकदम स्टार्टिंग से लेकर के आने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। और यहाँ पर हमने बताया संख्या। तो अगर हम बात करें संख्या की, तो संख्या बेटा 2 तरीके की होती हैं, जो कि आज तक आपने पढ़ा है वो केवल 2 ही तरीके की पढ़ी है संख्याएं। एक तो वो होता है जिसको आप बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? वास्तविक संख्या। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो ये हो जाता है क्या? वास्तविक संख्या। और अगर वास्तविक संख्या देखेंगे तो दूसरा जो तरीका हो जाता है, इसका संख्या का प्रकार हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स और हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। ठीक है, ये होता है सम्मिश्र संख्या। अच्छे से इसका प्रोनाउंसिएशन करिएगा, अच्छे से उच्चारण करिएगा, नहीं मुंह में फंस जाएगा ये। सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या क्या होता है? देखिए, इसको तो अभी हम बताने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि ये आपके में है, आपके सिलेबस की चीजें हैं। तो जब आपके कोर्स की चीजें हैं तो उसको तो हम बताएंगे। थोड़ा सा सम्मिश्र संख्या भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे अभी आने वाला है आपके सिलेबस में बहुत इत्तू सा, लेकिन फिर भी आने वाला है, तो फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा देख लेते हैं सम्मिश्र संख्या क्या होता है बेटा। इसको हम लिखते हैं a+ib के फॉर्म में। a+ib के तरीके से आपको लिखा जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण दे देते हैं, 2+3i, 8+6i, इस तरीके से ये नंबर्स दिए होते हैं। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या लिखा जाता है a+ib के तरीके से। अब अगर बात करें a+ib का तरीका तो समझ में आ गया भाई, लेकिन a क्या होता है, b क्या होता है, ये भी तो हमको जानना होगा। i यहां पर क्या है, क्योंकि इसके पहले कोई ऐसा नंबर आपने देखा ही नहीं ना। तो देखते हैं यहां पर a क्या होता है और b क्या होता है। अगर a और b की बात करेंगे तो यहां पर a और b क्या होता है? वास्तविक संख्याएं होता है। ये इसको बोलते क्या है? बिलोंग्स टू। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश भी वर्ड समझते जाइएगा ना, मजा आएगा आगे, क्योंकि आगे जब आप जाएंगे ग्रेजुएशन में, वहां पर आपको इंग्लिश में ही सारी चीजें लिखनी होंगी।
तो वहां पर आपको पढ़ने के लिए यहां पर कब अभी साइन मिल गया तो आपने पढ़ा है कि ये तो ई होता है, ये क्या होता है, तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, तो यहां पर हम चीजें बताते जाएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि आपको आगे भी तो पढ़ना है। तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो जो ए और बी होता है वो होते हैं वास्तविक संख्याएं होती है। क्या? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब ए और बी वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन आई क्या होता है? तो आई बेटा उसका मान होता है आई इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट -1। ये होता है -1 और ये स्क्वायर रूट में दिया होता है। ठीक है, यानी कि वर्गमूल में। आपने वर्ग और वर्गमूल दो तरीके की चीजें पढ़ी हैं। वर्ग और वर्गमूल दोनों अलग है। जैसे अगर हम देखेंगे तो चार का अगर हम वर्ग करते हैं तो हो जाता है 4 चौके 16, इसी के साथ गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर 4 का वर्गमूल बोल दिया जाता है तो आप क्या करते हैं? आप 4 को ऐसे दो भागों में विभाजित करते हैं जो कि समान होंगे और उनमें से फिर क्या कर देंगे? आप एक लिख देंगे, वही इसका हो जाता है क्या? वर्गमूल। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे था लेकिन हम सोचे एक बार वापस से याद दिला देते हैं। चलिए देखिएगा, तो यहां पर जो आई की वैल्यू होती है, आई का जो मान होता है वो होता है √-1, स्क्वायर रूट -1। अब अगर बात करेंगे, क्योंकि यहां वर्गमूल में -1 आपने आज तक कभी कोई ऐसा नंबर देखा ही नहीं भाई ना कि वो माइनस में हो, एक तो रूट में हो, रूट के अंदर माइनस में हो, ऐसा कोई नंबर देखा नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं समृद्ध संख्या। अच्छा, ये मिलेगा कहाँ हमको? 10th में तो बहुत इत्तू सा है, हमने अभी भी बताया। तो ये आपको मिलने वाला है 11th क्लास में, ये आपको 11th क्लास में मिलने वाला है। तो वहां पर आपको चीजें अच्छे तरीके से बताएंगे जब आप पहुंचेंगे 11th में, लेकिन अभी 10th में है तो समझ लेते हैं फिर भी। देखिए, आई का मान होता है स्क्वायर रूट -1 और आई का स्क्वायर कर देंगे तो इसका मान हो जाता है -1 और अगर आई का पावर 4 कर देते हैं तो इसका मान हो जाता है 1। ये 3 संख्याएं होती हैं जो कि याद रखनी होती है, बस इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसका और हमारा साथ यहीं तक था, इसको छोड़ते हैं और बढ़ते हैं हम अपने कोर्स की तरफ, जो कि है हमारे में क्या? हमारे में है वास्तविक संख्या। तो भाई वास्तविक संख्या देखेंगे तो जो भी आज तक आपने पढ़ा वो तो आज तक आपने देखा नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। अभी तक आपने जो भी जिस भी तरीके का नंबर देखा है वो सभी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्याएं अगर हम देखेंगे तो इसको अगर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो दो तरीके की होंगी। एक आपने देखा है जिनको आप दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, किसको? दशमलव के रूप में। और दूसरा जो होता है, जो आपने कभी देखा है कि आपने बिना दशमलव वाली संख्याएं, तो आपके पास वास्तविक संख्याएं भी कितनी हो जाएंगी? दो तरीके की हो जाएंगी। एक तो हो जाएंगी दशमलव संख्याएं, ठीक है, दशमलव के साथ जो होती हैं संख्याएं, और जो दूसरा होता है वो होता है बिना दशमलव के संख्याएं। ठीक है, बिना दशमलव या दशमलव रहित, जिसमें दशमलव ना हो, तो वो होता है। ये जो हम आपको बताने वाले हैं ना, बहुत ही बेसिक है और ये कहीं पर आपको जल्दी चीजें देखने को नहीं मिलती एक बारी में, इसीलिए इस पर हमने सोचा एक ऐसा वीडियो बनाए जहां पर सारी चीजें नंबर के बारे में, मतलब कोई क्वेश्चन आए ही ना आपके माइंड में, और अगर आए तो आपको आंसर तुरंत पता होना चाहिए उसका। तो चलिए बिना दशमलव वाली संख्याएं देखते हैं। अब बिना दशमलव वाली संख्याएं अगर हम देखते हैं तो उन्हीं सभी संख्याओं को बोलते हैं बेटा पूर्णांक संख्या। जितनी भी बिना दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि यहां से पढ़ करके आगे चले जाते हैं, फिर पहुंचते हैं एसएससी की क्लास में और वहां पर उनको ये चीजें पता ही नहीं होती हैं। वहां पर उनको यही नहीं पता होता कि पूर्णांक संख्या है क्या। अभी बहुत सारे ऐसे नंबर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या को हम डिनोट करते हैं, आगे हमने लिख भी दिया कि पूर्णांक संख्या को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं बेटा होती हैं 0 और धनात्मक जितनी भी संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं होती हैं, ये सभी होती हैं क्या बेटा? पूर्णांक संख्या।
अच्छा, धनात्मक संख्याओं में धन का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं होता, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं में अगर आपने गलती की तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ऋणात्मक संख्याओं में माइनस यानी कि ऋण का निशान लगाना बहुत ही अति आवश्यक आप कह सकते हैं, ठीक है, हमारी भाषा में। चलिएगा देखिएगा, तो हमने बताया कि पूर्णांक संख्याएं जितना भी बिना दशमलव वाली संख्या होती है उसको आप पूर्णांक संख्या बोल देते हैं। तो पूर्णांक संख्या में हमको यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही हैं कि जीरो होता है, धनात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पूर्णांक संख्याओं को भी तीन तरीके से डिवाइड किया गया है, इसका भी बंटवारा कर दिया गया है, और इसके बंटवारे में मिली है तीन तरीके की चीजें। एक तो है धनात्मक पूर्णांक संख्या, हम साइन बना देते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। और दूसरा जो होता है, इधर अगर आएंगे तो ये हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ये हो गया नेगेटिव, हाँ, माइनस वी का मतलब नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और अगर इसको बोलेंगे, क्योंकि ये जीरो है भाई, तो इसको जीरो पूर्णांक बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज तक आपने पढ़ा तो है लेकिन ये नहीं समझ में आया था कि जीरो भी एक पूर्णांक संख्या होती है, और अगर पता होता तो ये भी नहीं पता होगा कि जीरो को भी जीरो पूर्णांक बोलते हैं। तो इसका मतलब पूर्णांक को तीन तरीके से विभाजित किया गया, जिसका पहला है धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और तीसरा है जीरो पूर्णांक, ठीक है। एक चीज और, आपने पढ़ा है गिनती, ठीक है, तो गिनती किस में आती है, गिनती स्टार्ट होती है एक से लेकर के, जीरो नहीं होता, एक से लेकर के स्टार्ट होता है, यही होता है ना। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं उनको आप कह सकते हैं क्या, गिनती वाली संख्या, यानी कि अगर हमको गिनती काउंट करना हुआ तो इसी को हम कह सकते हैं गिनती। अच्छा, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो इसी को आप कह सकते हैं, इसी को आप कह सकते हैं क्या, इसी को आप कह सकते हैं गिनती, क्योंकि गिनती भी स्टार्ट होती है कहां से भाई, गिनती स्टार्ट होती है वन से, ना कि जीरो से। तो इसका मतलब ये हो जाता है हमारे पास गिनती, ठीक है। अब अगर बात करेंगे हम कि संपूर्ण संख्या क्या है, तो संपूर्ण संख्या में जीरो आ जाता है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्या, जीरो के बाद धनात्मक, ऋणात्मक की बात नहीं किया जा रहा है, धनात्मक की बात किया जा रहा है। तो अगर जीरो से धनात्मक की तरफ जाएंगे तो उनको बोला जाता है धनात्मक, सॉरी यहां पर बोला जाएगा संपूर्ण संख्या। क्या बोला जाएगा, संपूर्ण संख्या, मतलब जीरो पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक या गिनती को मिला करके अगर बोलेंगे तो इसको हम बोलते हैं संपूर्ण संख्या, ठीक है। और इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इसी का नाम हो जाता है क्या, संपूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं होल, तो इसलिए ये नंबर हो जाता है होल नंबर। क्लियर, ऑल सेट, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है। तो यहां पर हमने आपको ये चीजें बता दी हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि कभी भी संपूर्ण यानी कि समस्त संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन अगर बात किया जाए पूर्णांक की तो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, जीरो हो, कुछ भी हो, वो पूर्णांक ही होगा। तो पूर्णांक के तीन बेटे हैं जिसका नाम है धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, ठीक है। अगर संपूर्ण संख्या की बात करेंगे तो जीरो पूर्णांक होगा और धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक का हमने दूसरा नाम बताया कि उसको गिनती वाली संख्याएं भी बोली जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यहां पर, अच्छा आगे देखने से पहले एक चीज और यहां पर समझ लेते हैं, एक चीज और कि जो गिनती वाली संख्याएं होती है ना, इसी को प्राकृतिक संख्याएं भी, एक नाम यहां पर हम लिखना भूल गए थे, इसी को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, यहां पर लिख देते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं अगर बोला जाएगा ना तो वो भी कहां से स्टार्ट होगा, वन से ही स्टार्ट होता है। प्राकृतिक इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचर, तो नेचुरल नंबर हो जाता है, यानी कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं भी क्या होती हैं, हमारी गिनती वाली संख्याएं होती हैं, मतलब एक से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो भाई आगे स्टार्ट करते हैं, चलिएगा देखिए। अच्छा यहां पर आगे देखेंगे दशमलव वाली संख्याएं, तो दशमलव वाली संख्या की अगर बात करते हैं हम, तो दशमलव वाली संख्या में दो तरीके की संख्याएं होती है। अब कौन कौन सी दो तरीके की संख्याएं होती हैं, हम उदाहरण देकर के समझाते हैं, जैसे कि हमने पूर्णांक संख्या को आपको समझाया, ठीक है। चलिए
तो यहां पर हम देखते हैं दशमलव वाली संख्या। जैसे आपके पास अगर एक संख्या दे दिया गया है, ठीक है, आपके पास एक संख्या दे दिया गया है क्या, 5/2। दूसरा एक संख्या दे दिया गया है 10/3। अब बोल दिया गया कि इनको आपको दशमलव में परिवर्तित करना है, दशमलव में लिखना है। तो जब आप 5/2 करते हैं ना, तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, क्योंकि 2 से 5 को भाग करेंगे तो 2 बारी में जाएगा, 2 दूना 4, 1 बच जाएगा तो आप 1 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे तो 1 के बाद 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 2 पंजे 10। तो इसका आंसर, इसका हल क्या हो जाएगा, 2.5। ठीक है। अब अगर लेकिन बात करें हम 10/3 का, और अगर इसको हम हल करते हैं तो इसका मान आता है बेटा 3.333, और ये इतना 3 आता है ना कि जितना आप ले जा सके, बहुत सारे 3 आते हैं इसमें। तो आप इसको फिर लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि 3.3, और ये लगते हैं बार, क्योंकि कई बारी आया है तो लगा देते हैं उसके ऊपर बार। ठीक है, तो ये हो जाता है 3.3 बार। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका हमारा सॉल्यूशन, यानी कि जिनका हमारा जो हल होता है वो कंप्लीट आ जाता है, कंप्लीटली तरीके से आ जाता है। लेकिन अगर बात करें वहीं पर कि कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिनका कंप्लीट हल हमारे पास नहीं, हल होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, लास्ट तक नहीं आने वाला है, क्योंकि बार बार वही नंबर क्या होने वाला है, रिपीट करने वाला है। तो जब हमारे पास कंप्लीट हल नहीं आएगा तो इनका भी 2 तरीके, क्योंकि 2 तरीके की संख्याएं हैं तो 2 तरीके का इनका भी नाम हो जाएगा। तो यहां से हमें ये पता चला, अभी ये हटा देते हैं, ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चला कि दशमलव वाली संख्याएं है ना, तो उनको भी 2 तरीके के, यानी कि दशमलव के भी 2 भागाकार किए गए, उसके भी 2 बेटे हुए। पहला का जो नाम हुआ, पहले का जो नाम हुआ बेटा, उसका नाम हो गया क्या, पहले वाले का नाम हो गया, क्योंकि वो बहुत शांत है, एग्जैक्ट आंसर आ गया ना, तो पहले वाले का नाम हमने रख दिया शांत दशमलव। और दूसरे का आंसर अभी तक नहीं आया, तो जब दूसरे का आंसर नहीं आया है तो दूसरे का आंसर हम लिख देते हैं क्या, अशांत दशमलव। क्या, अशांत दशमलव। लिख नहीं रहेंगे क्योंकि जगह थोड़ा सा छोटा है, कम है हमारे पास स्पेस, तो हमने दशमलव बोल दिया है ना, तो लिख लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो हट के इधर से बता देते हैं। तो हमने बताया कि हमारे पास जो दशमलव वाली संख्या है वो 2 तरीके की होंगी, एक होगा शांत दशमलव और दूसरा होगा अशांत दशमलव। ठीक है, अब अगर बात करेंगे शांत दशमलव का, तो इसका उदाहरण हमने दिया अभी क्या, 2.5 हमने लिख दिया, तो ये शांत दशमलव हो गया। लेकिन क्या अशांत दशमलव एक ही तरीके का होता है? नहीं भाई, यहां पर तो प्रकार के प्रकार घुसे जा रहे हैं। ठीक है, तारीख पे तारीख मिल रही है, देखिएगा। तो अशांत दशमलव की बात करेंगे तो अशांत दशमलव भी 2 तरीके का होता है। 2 तरीके कैटेगराइज इसको डिवाइड किया गया, किस तरीके से उसको देख लेते हैं भाई। अशांत दशमलव यहां पर हमने बताया, एक तो वो जिसमें एक फिक्स ऑर्डर होगा, पेयर होगा, जो कि बार बार रिपीट कर रहा होगा। उदाहरण देखिएगा, एक हमने लिख दिया क्या, एक हमने लिख दिया कि 3.333 अनंत संख्याएं। दूसरा हमने लिख दिया कि 2.1616, यहां पर देखिएगा ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाने वाला है। अब अगर इसको देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार, और अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2.16 बार। दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो यहां पर हो जाएगा ये, क्योंकि यहां पर देखिएगा एक ऑर्डर है 1-6 का जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, यहां पर एक ऑर्डर है 3 का जो कि बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं दशमलव के बाद जो कभी रिपीट ही नहीं होती, बहुत ही ढीठ होती हैं, तो वहां पर वो संख्या हो जाती है। सपोज दैट आपने लिखा 0.1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी लिख दो भाई, तो इसमें देखिए कोई ऑर्डर हो नहीं रहा जो कि रिपीट हो रहा होगा, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर रिपीट नहीं होता तो वो भी अशांत दशमलव में ही आता है। इसका मतलब हमारे पास जो अशांत दशमलव है वो भी 2 तरीके के हो जाएंगे, एक वो जिसका एक ऑर्डर होगा, एक तरीका होगा, एक पेयर होगा जो कि रिपीट कर रहा होगा बार बार, लेकिन एक वो भी होगा जिसमें कि कोई ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास अशांत दशमलव में भी 2 तरीके की चीजें हमको मिल गई। ठीक है,
अब यहां से और आगे चलते हैं और चलते हैं हम अपने शिकार की तरफ, जो कि अगला है। क्योंकि आप में दिया गया है दो तरीके के नंबर, आपने बताया गया है आपकी बुक में। आगे चलते हैं, ठीक है, हटाते हैं इसको, चलिए। तो डिजिटल बोर्ड का बहुत अलग ही मजा है, मतलब तुरंत करो, नहीं तो अभी मिटाना पड़ता है एक एक चीजें, चलेगा। तो यहां पर अब बताते हैं हम आपको कि जब आपके पास दिया जाता है, आपके पास दिया जाता है कि आपके पास दो संख्याएं हैं, ठीक है। अगर आपके पास वास्तविक संख्याएं हैं तो वास्तविक संख्याएं केवल दो तरीके की होंगी। अब वो दो तरीके की कौन कौन सी संख्याएं होंगी, तो आपको बताया जाता है कि भाई एक परिमेय संख्या है, दूसरी है अपरिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या क्या होता है भाई, उसके बारे में भी तो हमें जानना होगा। तो जब परिमेय संख्या होती है, देखिएगा यहां पर हम लिख करके समझा देते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या क्या होती है बेटा, किसी को भी आप p बटे q के पदों में लिख सकें, आप अंश और हर के पद में लिख सकें किसी भी संख्या को, जहां पर p क्या है, अंश है, अंश वंश नहीं, अंश, और q क्या है, हर है, हल नहीं हर, ठीक है। अंश और हर के आप पदों में लिख सकें, और p और q क्या होना चाहिए, वापस से बिलोंग्स टू का मतलब p और q क्या हो सकते हैं, तो वो होते हैं पूर्णांक संख्या। क्या हो सकते हैं बेटा, पूर्णांक संख्या। अब आप कहेंगे पूर्णांक संख्या तो गुरुजी तीन तरीके की होती हैं, धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, जीरो होती हैं, अभी अभी आपने बताया था। तो बिल्कुल बेटा, हमने बताया था कि पूर्णांक संख्याएं आपके पास तीन तरीके की होंगी। तीन संख्याओं में एक धनात्मक होगी, एक ऋणात्मक होगी, एक जीरो होगी। तो अगर यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर हमारा जो पूर्णांक संख्या होगा वो कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो। लेकिन इन्होंने आगे उसको संशोधित करके एक चीज और बताया कि Q का कभी भी मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो वो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता, सॉरी, वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसका मतलब अंश की जगह पर जीरो हो सकता है, कोई भी धनात्मक संख्या हो सकता है, कोई भी ऋणात्मक संख्या हो सकता है। लेकिन अगर बात करेंगे हम Q की, यानी कि हर की, तो हर में क्या होगा, केवल धनात्मक संख्याएं होंगी या तो केवल ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाएंगे, जीरो नहीं लिखा जा सकता। अगर जीरो लिखा जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, किसको कह सकते हैं, वो तो समझ में आ गया एकदम अच्छे तरीके से। अब यहां पर हम बात करेंगे आगे कि परिमेय संख्या में यहां पर क्यों बोला गया है कि जीरो नहीं लिख सकते। हम लिखेंगे, इन्होंने बोला है कि जीरो नहीं लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं लिख सकते हैं, कोई तो रीजन होगा ना, हम लिख देंगे। तो इन्होंने इसका रीजन नहीं बताया, बट हम आपको समझा रहे हैं। यहां पर आप जीरो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जब आप कभी भी अंश में, सपोज दैट आप लिख लेते हैं 8, तो जब अंश में 8 लिख करके हर में जीरो लिख देते हैं, तो ये आप इसको अपने कैलकुलेटर में देख सकते हैं करके। तो यहां पर लिख देगा कि ये नॉट डिविजिबल, यानी कि विभाजित ही नहीं है। और जब कोई संख्या विभाजित नहीं है तो आप उसका हल क्या कर पाएंगे, उसका कोई हल ही नहीं होगा, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। अब जब विभाजित नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होता है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, ठीक है। इसलिए यहां पर कभी भी हर की जगह पर जीरो नहीं लिखा जा सकता। लेकिन अब यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है कि अगर गुरुजी यहां पर दे दिया गया अंश की जगह पर जीरो दे दिया गया, हर की जगह पर कुछ भी नंबर दे दिया गया, हमने 8 लिखा है, आप कुछ भी लिख लीजिए, धनात्मक, ऋणात्मक, चलो ऋणात्मक एक ले लेते हैं। अगर ऐसा दे दिया गया तो बेटा ये विभाजित होगा। पहली बात तो ये विभाजित है, और इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका हल क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा जीरो। जब भी किसी संख्या को जीरो से विभाजित करते हैं तो विभाजित नहीं होने वाला। लेकिन अगर किसी संख्या को विभाजित यानी कि जीरो खुद विभाजित हो रहा है किसी संख्या से, तो उसका हल होने वाला है क्या, जीरो। तो इसका मतलब ये विभाजित है और ये अविभाजित संख्या है। तो अविभाजित संख्या है, इसलिए इसका आंसर लिख दिया जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, तो हमने बताया क्या, इसको हटा देते हैं, ये हमने केवल समझाने के लिए आपको बताया था भाई। अब आप तो इतने समझदार हैं ही, यहां पर बताने की क्या ही जरूरत है ना, क्या ही जरूरत है, चलिएगा। तो यहां पर देखते हैं भाई, हमने बताया पूर्णांक संख्या होगी क्या,
P और Q, अगर P और Q पूर्णांक संख्या होगी लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होगी, और इसको अगर आप अंश और हर के पदों में लिख देंगे तो बन जाएगा क्या, परिमेय संख्या बन जाएगा भाई। अब अगर परिमेय संख्या बन जाएगा तो यहां पर हम देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं हैं जो परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिएगा, हमने अभी बताया था कि जब आप इसको लिखते हैं तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसको भी अंश बटे हर, यानी कि अभी हमने बताया था ना 5/2 लिखेंगे तब आएगा इसका आंसर ये, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब अगर यहां पर देखेंगे तो अभी हमने बताया था 3.33 को क्या लिख सकते हैं, 10/3, मतलब इसको भी P/Q के पदों में लिखा जा सकता है। तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा आपके पास क्या, ये भी होगा परिमेय संख्या। अब बात करते हैं पूर्णांक की, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहां पर और बता देते हैं, अब आ ही गया है तो बता देते हैं। आपके पास जितने भी संख्याएं होती हैं जो कि किसी का स्क्वायर नहीं होती है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, क्योंकि 3 3 9, 4 चौके 16, 16 स्क्वायर किसका है, 4 का। तो जो परफेक्टली स्क्वायर नहीं होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, 4 तो नहीं हो सकता, हमने बताया कि उसका आंसर हो जाएगा 2, और 2 क्या होता है भाई, पूर्णांक संख्या होता है। हो गया 4 के बाद 5 6, बहुत सारे ऐसे संख्याएं हैं, ये सभी इसमें आते हैं। और एक चीज और, आपने एक चीज पढ़ रखा है, पाई, पाई पढ़ाना बनाना नहीं आता हमको अच्छे तरीके से, आप समझ जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से कलाकार नहीं है, कलाकृति नहीं दिखा सकते हैं। तो यहां पर हमने बताया कि जो पाई होता है बेटा, तो पाई का जो मान होता है वो क्या होता है, 22/7, और जब 22/7 को आप हल करने बैठ जाते हैं तो आप काफी दिनों तक हल करते हैं, और हल करने के बाद आपको मिलता है कि कोई ऐसा पेयर ही नहीं है जो कि रिपीट कर सके। तो जब कोई पेयर रिपीट नहीं करता है तो आप बिना शांत में क्या करते हैं, ऐसे संख्याएं जो रिपीट नहीं कर सकती हैं, तो वो भी इसी में आएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। तो पूर्णांक संख्या में बेटा आपने पढ़ा है कि किसी भी संख्या के हर में आप 1 ले सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो जब आप 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब यहां पर जितनी संख्याएं हैं सभी के बटे 1 लिख सकते हैं, और जब सभी के बटे 1 लिख सकते हैं इसका मतलब सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। क्या हो जाएगा, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। तो अपरिमेय क्या हुआ, देखिए परिमेय क्या हो गया भाई, अगर हम बात करेंगे तो परिमेय क्या हो गया भाई, शांत दशमलव परिमेय हो गया। अशांत में ऐसे पद जिनमें एक पद क्या होता है, बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है अपने ही प्रवृत्ति को, तो वो भी होता है परिमेय संख्या। आगे हमने बताया कि जितने भी पूर्णांक संख्याएं होंगी, पूर्णांक संख्याएं भी क्या हो जाएंगी, सभी परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो बचा कौन, जो बचा बेचारा वही हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये जो संख्याएं होती हैं ये सभी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर हमने बताया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या हमने अभी बताया अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे हमने बताया 2 3 4 नहीं हो सकता, 5 6, ऐसे ही बहुत सारे नंबर। पाई का मान जो होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या होता है। इतना सब कुछ समझ में आ गया, परिमेय संख्या क्या और अपरिमेय संख्या क्या होगा। आगे हम यहां पर समझने वाले हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या तो समझ में आ गया हमको, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखेंगे वास्तविक संख्या को, तो वास्तविक संख्या 2 तरीके में होगी, 2 तरीके से विभाजित की जाएगी। पहला हो जाएगा परिमेय संख्या और दूसरा हो जाएगा बेटा अपरिमेय संख्या। मतलब पूरा का पूरा हमारे पास वास्तविक संख्याओं का जो गुच्छा था वो 2 चीजों पर आकर के रुक गया है। उनमें से 2 चीजें हैं कौन कौन सी, एक परिमेय है, दूसरा अपरिमेय है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं तो समझ में आ गई बहुत ही अच्छे तरीके से। आगे कुछ और है वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए यहां पर 4 चीजें हम लिखने वाले हैं, 4 चीजें। पहला है
सम संख्या, हंसिएगा नहीं क्योंकि आपको पता है, हमें भी पता है ये चीजें, सम संख्या। दूसरा जो होता है वो होता है विषम संख्या। अभी आप लोग सोच रहे होंगे क्या बता रहे हैं सर, छोटी छोटी चीजें हैं। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो यहां पर चार चीजें हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। सम संख्या क्या होगा, विषम संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होगा भाई। तो देखिएगा, जो भी दो से विभाजित हो जाएगा, जो भी संख्या दो से पूरी तरीके से विभाजित होना और पूरी तरीके से विभाजित होना, दोनों में बहुत अंतर है। तो जो भी संख्याएं दो से विभाजित हो जाएगा उसको हम कहेंगे क्या, सम संख्या। और जो दो से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता है, अब जब पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता तो शेषफल क्या आता है, एक बच जाता है। तो जब पूरी तरीके से विभाजित ना हो करके उसका शेषफल एक बच जाता है तो वो हो जाता है विषम संख्या। और अगर दो से किसी संख्या को विभाजित करें और पूरी तरीके से विभाजित हो जाए और उसका शेषफल कुछ भी नहीं बचे, यानी कि 0, तो वो हो जाता है क्या, सम संख्या। अब एक हम आपको यहाँ पर और ट्रिक बताने वाले हैं, खैर आपको पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो वो यहां पर हम बताने वाले हैं। अगर कोई संख्या है जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 संख्याएं हैं, 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये किसी भी संख्या के अंत में दिया गया है, किसी भी संख्या के अंत में दिया गया है, तो वो क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। विषम संख्याएं की बात करेंगे तो अगर किसी भी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9, अगर ये 5 संख्याओं में से कोई भी एक संख्या किसी संख्या के अंत में दे दिया गया है तो वो होती है विषम संख्या। जैसे कि उदाहरण के लिए हम एक बहुत बड़ा नंबर लेते हैं, 8, 6, 4, 5, 3, 2, 8, 9, 1, लास्ट में क्या है, 1 है। आपको 2 से विभाजित करने मत बैठ जाइए, आप सीधा देखिए लास्ट वाली संख्या क्या है, 1 है। और 1 अगर आता है तो वो क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो ये तो हो गया मजाक, मतलब समझ में आ गया चीजें। अब आती है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है बेटा। तो बेटा भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो कि जिनको कि कई सारे संख्याओं से हम विभाजित कर सके, कई सारी संख्याओं से विभाजित हो सके, तो वो होती हैं भाज्य संख्या, ठीक है। अब कई सारी संख्याओं का मतलब क्या है, जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो सके। कितना, कम से कम 3 संख्याएं, कम से कम 3 संख्या। अब 3 संख्या हमने लिखा है, ना कि 3 लिखा है, तो आपको 3 से विभाजित करने मत बैठ जाइएगा, 3 संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या, कम से कम 3 से विभाजित होने वाली संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। क्योंकि हर एक संख्या खुद से विभाजित होगी, सेल्फ डिविजिबल ना, खुद से विभाजित होगी। थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, खुद से विभाजित होगी, या तो वो 1 से विभाजित होगी, इतना मतलब कोई भी संख्या है इतना तो उसमें कंपलसरी है, इतना तो होगा ही होगा। तो अगर कोई ऐसी संख्या है जो या तो खुद से विभाजित होती है या तो 1 से विभाजित होती है, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो वो हो जाता है अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अब यहां पर अभाज्य संख्या देख लीजिएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद क्योंकि 4 क्या है, 4 देखिएगा, 4 हम लिखते हैं, 4 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा और 4 खुद से भी विभाजित होगा। 1, 2, 4 3 चीजों से विभाजित हो रहा है। तो हमने बताया कि कम से कम अगर वो 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे यहां पर अगर हम देखते हैं तो 4 के बाद आता है 5, 5 या तो 1 से विभाजित होने वाला है या तो खुद से,
इसके बाद 6 आता है। 6 को देख लेते हैं भाई। 6 किससे किससे विभाजित होगा? 1 से, 2 से, 3 से और खुद 6 से भी विभाजित होगा। यहां पर दिख रहा है 4 ऐसी संख्याएं हैं जिससे 6 विभाजित हो रहा है। 1 2 3 6। तो 6 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको समझा दिया कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं भी क्या होती हैं। ठीक है, यहां से संख्याओं का खेल होता है खत्म और इस खेला को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं अपने चैप्टर पे, जो कि है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो आपको दिया जाएगा वो होगा वास्तविक संख्याओं का। यहां पर हमको पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा। तो वास्तविक संख्याओं में क्या होता है? एक मैथमेटिशियन है, एक गणितज्ञ है जिनका नाम है यूक्लिड। क्या नाम है बेटा? यूक्लिड। अजीब सा नाम है ना, यूक्लिड। तो यूक्लिड ने क्या किया? यूक्लिड ने क्या किया था? यूक्लिड ने एक प्रमेयिका दिया था। प्रेमिका नहीं, प्रमेयिका दिया था। यूक्लिड्स का विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। विभाजन प्रमेयिका देखिएगा। तो यूक्लिड क्या है? एक गणितज्ञ है जिनका नाम है, तो उन्हीं ने एक विभाजन प्रमेयिका बताया था, तो उन्हीं के नाम पर हो गया विभाजन प्रमेयिका। किसका? यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका। अब अभी तक आपने क्लास 9th में जो पढ़ा था वहां पर क्या पढ़ा था आपने? प्रमेय। यहां पर उसी की प्रेमिका आ गई, क्या? प्रमेयिका। तो प्रमेय की प्रेमिका आ गई है प्रमेयिका, और क्योंकि इसका नाम आपने अभी तक नहीं सुना है तो यहां पर आप इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हमारे साथ। चलिए, तो प्रमेय क्या होता है बेटा? प्रमेय एक होता है कथन। प्रमेय एक ऐसा कथन होता है जो कि खुद में होता है सत्य। क्या होता है? खुद में सत्य होता है, उसी को हम कह देते हैं प्रमेय। जैसे कि हर एक संख्या जो विभाजित होगी 2 से उसको हम कहेंगे क्या? सम संख्या। तो यही हो गया एक प्रमेय कि हर 2 से विभाजित होने, हर संख्या जो 2 से विभाजित होगी उसको हम सम संख्या कहेंगे। प्रमेय हो गया। अब प्रमेयिका क्या होता है बेटा? क्योंकि उसी का प्रेमिका है तो उसी का एक अभिन्न अंग है, और प्रमेयिका होता है उसी का प्रमेय का उदाहरण। प्रमेय का ही एक उदाहरण दे दीजिए, हो गया प्रमेयिका। जिस भी चीज में प्रमेय फॉलो होगा, प्रमेय का यूज किया जाएगा, तो वो चीज ही है प्रमेयिका। जैसे कि हमने बताया कि अगर 2 से विभाजित होगी कोई संख्या तो वो है सम संख्या, तो ये हो गया प्रमेय। अब हमने लिख दिया कि 8 क्या है? सम संख्या है, तो 8 क्या हो जाएगा? प्रमेयिका हो जाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो 8 क्या हो जाएगा? प्रमेयिका। यानी कि अगर कोई भी संख्या है, x को आपने 2 से भाग कर दिया तो ये हो जाएगा क्या? सम संख्या, और इसी को हम कह देंगे प्रमेयिका। समझ में आ गया? मतलब हर एक प्रमेयिका के पीछे कोई ना कोई प्रमेय होता है। हर एक प्रमेयिका के पीछे, प्रेमिका नहीं भाई, प्रमेयिका के पीछे कोई ना कोई प्रमेय होता है। तो अगर हम बात करेंगे यूक्लिड्स का विभाजन प्रमेयिका की, तो इसके पीछे विभाजन का कोई ना कोई प्रमेय रहा होगा। चलिएगा, ये तो आपको समझाने के लिए हमने बता दिया। तो अब अगर इसका हम देखेंगे तो इसका कोई ना कोई प्रमेय होगा, हमने बताया। तो विभाजन का अगर प्रमेय देखेंगे तो विभाजन का प्रमेय क्या होता है बेटा? तो विभाजन का प्रमेय होता है ये कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये आप पढ़े थे 9th क्लास में। बार बार चीजें रिलेट हो रही हैं आपके पिछले वाले क्लास से, काश अच्छा पढ़े होते।
चलिएगा देखिएगा, नहीं पढ़े हैं तो हम है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब ये हो गया आपका क्या, प्रमेय, विभाजन प्रमेय हो गया। अब यूक्लिड ने क्या किया, इसी को धीरे से कॉपी कर लिया, इसी को कॉपी करके पेस्ट मार दिया और इन्होंने दिया a बराबर बी क्यू प्लस आर। कुछ भी अलग नहीं है भाई, कुछ भी अलग नहीं है। देखिएगा a क्या है, भाज्य, b क्या है, भाजक, q क्या है, भागफल, r क्या है, शेषफल। पूरा उठा के कॉपी पेस्ट मारा है इन्होंने। और ये हो गया क्या, यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका इक्वस टू क्या हो जाएगा, a इक्वस टू बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां पर a और b क्या होंगे भाई, a और b यहां पर जो दिया गया है, एंड लिखा है ना, पता तो है ही है, व्हाट्सएप यूज करते हो भाई तुम लोग। a और b क्या है, तो a और b यहां पर जो संख्याएं होंगी वो कौन सी संख्याएं होंगी। हमने आपको दो तरीके की संख्याएं बताई थी। पहला हमने बताया था वास्तविक, दूसरा हमने बताया था सम्मिश्र संख्या। तो जो a और b होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा बेटा। वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या होगा a और b, ठीक है। तो ये हो गया आपका विभाजन प्रमेयिका का सूत्र। अब इसका यूज कहां पर करते हैं, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो यूज होगा, ठीक है। तो इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज क्या है, वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको देखिएगा, समझिएगा। अगर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, थोड़ा सा हम भी मोटिवेट हो जाएं और अच्छे से पढ़ाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज अच्छा अच्छा कमेंट लिखिएगा। थैंक यू।